3D है ना, 2D वाले हमने क्वेश्चन कल कर लिए थे, ठीक। अब मेंसुरेशन 3D में देखिए, मेंसुरेशन 3D में आपको मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है क्यूबॉइड, फिर दूसरे नंबर में पढ़ना है क्यूब, पढ़ना है सिलेंडर, ठीक है। तो चौथे नंबर पे पढ़ना है आपको कोन, ठीक है। फिर पांचवें नंबर में फ्रस्टम, छिन्नक, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें पढ़ना है छठवें नंबर पे स्फीयर, और फिर सातवें नंबर पे पढ़ना है हेमीस्फीयर, ठीक है ना। इतने पार्ट हैं जो आपके 3D में आते हैं, और इसके अलावा जो है वो आपका प्रिज्म और पिरामिड, ठीक है सर। तो क्यूबॉइड की जब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, तो क्यूबॉइड को समझ लीजिए। देखिए क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, ठीक। तो देखो घनाभ की जो आकृति होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है? रेक्टेंगल से। किससे मिलकर के बनी होगी? रेक्टेंगल से मिलकर के बनी होगी, है ना। तो ये हमारा हो गया क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, ठीक। जब हम 2D फिगर की बात करते हैं तो 2D फिगर में हम लोग क्या निकाल रहे थे? एरिया। और जब हम 3D फिगर की बात करते हैं तो एरिया एज वेल एज वॉल्यूम, ठीक है। तो जब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये हो गई L, ये हो गई B और ये हो गई H, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो अगर मैं इसके आयतन की बात करता हूं, आयतन, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसका आयतन क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, क्लियर है बात। ये इसका क्या हो गया? आयतन। अब ये आयतन में L इंटू बी इंटू एच इसलिए आ जाता है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं वॉल्यूम की यानी आयतन की, तो आयतन में हाइट इंक्लूड हो जाती है। और जब भी हम बात करते हैं एरिया की, है ना, तो क्योंकि वॉल्यूम का सीधा सा मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग, किसी चीज की क्षमता कितनी है। अब क्यूबॉइड के अंदर आप अगर बात करें तो वॉल्यूम इसलिए क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर क्या आ सकती है? एयर भी आ सकती है। आप कोई वस्तु रखेंगे तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए हम इसको आयतन कहते हैं, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब इसी के बाद जब हम बात करते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। CSA का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। ये भी कहते हैं इसे 4 दीवारों का क्षेत्रफल कहते हैं, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, बात वही है, ठीक है ना। तो देखो इसके वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच, क्लियर है बात। या बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक में आपको 2LH प्लस 2BH भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात वही है, चाहे आप 2LH प्लस 2BH लिखें, चाहे 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच लिखें, ठीक है। ये हो गया आपका CSA। CSA के बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है एरिया ऑफ 4 वॉल्स और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या है। अगर मैं इस घनाभ की बात कर रहा हूँ, इस क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, तो इस क्यूबॉइड में कितने सरफेस है? सरफेस 6, ठीक है। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट और लेफ्ट, टोटल कितने हो गए? 6 सरफेस हो गए, ठीक है। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम कितने चीज का निकालेंगे? 6 चीजों का, ठीक है। अब ये बताओ एक का एरिया, अगर मैं केवल इस वाले टॉप की बात कर रहा हूँ तो टॉप का एरिया क्या होगा? L इंटू बी। वैसे नीचे भी L इंटू बी होगा, तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी, क्लियर है बात। वैसे 2 टाइम्स ऑफ B इंटू एच, वैसे 2 टाइम्स ऑफ L इंटू एच, क्लियर है बात। तो 2 कॉमन आ जाता है, अंदर लिख देते हैं LB प्लस BH प्लस LH, बोलो क्लियर है ना बात। ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया हो गया, बोलो बात समझ आ रही है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये हो गया वॉल्यूम। अब हम इसके डायगोनल की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि अपन ने एक डायगोनल बना दिया, ठीक है ना। तो इसके अगर हम डायगोनल की बात कर रहे हैं तो डायगोनल भी इसको हम कहते हैं, यानी विकर्ण भी कहते हैं हिंदी में। और कभी कभी एक वर्ड आ जाता है, क्या आप लिख सकते हैं? मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी रॉड, मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी रॉड, क्लियर है बात। कहने का मतलब है कि एक सबसे लंबी छड़ जो है जो इस घनाभ के अंदर रखी जा सकती है वो इसका क्या होगा? डायगोनल होगा, क्लियर है बात, विकर्ण हो जाएगा। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी रॉड पुट इनटू दिस क्यूबॉइड, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? इसका डायगोनल। तो क्या होगा डायगोनल बताइए? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, बोलो क्लियर है ना बात।
तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। क्लियर है? ठीक, नोट कर लीजिए इतना फॉर्मूला। ये हो गए क्यूबॉइड के, ठीक है। अब इसी तरीके से जब हम क्यूब की बात करते हैं तो देखो क्यूब किससे मिलकर के बना होता है? स्क्वायर से, ठीक है, जिसे हम डाइस भी कहते हैं, ठीक है, पासा, वो क्यूब के आकार का होता है। तो ये हो गया आपका क्यूब, ठीक है। अब क्यूब में आपको पता है अगर ये स्क्वायर है सरफेस में तो इन सभी की साइड क्या होगी? बराबर होगी, बोलो। तो अगर मैं इसकी एरिया की, इसके वॉल्यूम की बात करता हूँ तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच किया जाएगा ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। क्लियर है बात? अच्छा, इसका अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2a हो जाएगा, 2a इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4a इंटू a, 4a स्क्वायर। क्लियर है बात? तो ये ऐसे हो गया और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। बोलो, बात समझ आ रही है? ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब जरा देखें, अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूँ, इसका डायगोनल, तो इसका डायगोनल हो जाएगा a√3। क्या हो जाएगा? a√3। क्यों? क्योंकि आप l b h की जगह a रखेंगे, a स्क्वायर 3a स्क्वायर से a बाहर आ गया, क्या बन गया? a√3। क्लियर है ना? तो चाहे आप इसका डायगोनल कहिए, चाहे मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी रॉड कहिए, बात वही है, ठीक है। वैसे वो भी मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी रॉड है, वो क्यूबॉइड, ठीक। तो ये फॉर्मूले हो गए क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक। अब देखो जो 3D फिगर का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। CSA निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है ना? इसी तरीके से जो TSA का एरिया होता है, TSA निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम, ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया निकालने का तरीका होता है। और CSA पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है और वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है बात? अच्छा, अब जैसे आप यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हैं तो L इंटू बी इंटू एच कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। बोलो, बात समझ आ रही है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, और हाइट को और मल्टीप्लाई कर दो तो L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूले सारे कहाँ से बने हैं? इनसे बने हैं। ये 3 जनरल फॉर्मूले होते हैं मैनिपुलेशन के 3D फिगर, ठीक है, जनरल फॉर्मूले, ठीक है, इन्हीं से सारे फॉर्मूले बने होते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं सिलेंडर की, ठीक है ना, तो सिलेंडर में जरा देखो, सिलेंडर का फिगर कुछ इस तरीके से होता है ना, लेयर ये होती है रेडियस, ये होती है हाइट। क्लियर है बात? अब जरा देखो, अगर मैं इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, इसके सिलेंडर की, है ना, तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस क्या है? सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इनटू एच। फॉर्मूला बन गया आपका पाई आर स्क्वायर इनटू एच, पाई आर स्क्वायर एच बन गया। इसी तरीके से अगर मैं इसके CSA की बात करता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वर्ग प्लस की क्षेत्रफल, क्या होता है फॉर्मूला? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अभी बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 पाई आर, सर्कल है तो 2 पाई आर इनटू एच। फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच। क्लियर है ना बात? 2 पाई आर एच। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होता है CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम। अच्छा, CSA आपने अभी इसका निकाल लिया है, कितना हो गया? 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम। ये बताओ टॉप का एरिया क्या है? सर्कल है, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन ले लेंगे? 2 पाई आर। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? h प्लस आर। क्या यही फॉर्मूला आपने पढ़ा अभी तक? 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर r प्लस h। क्लियर है बात? तो ये हो गया फॉर्मूले आपके सिलेंडर के। फॉर्मूले सब वही जनरल फॉर्मूले से ही बने हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया और सिलेंडर हो गया। अब कोन की बात कर रहे हैं, जरा देखो। अच्छा, ये बताओ कोन का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ कोन, वो किससे हुआ है? कोन
सबको किससे बना है? बेलन से बना है ना। अब जरा देखो, मान लीजिए आपने बेलन बना दिया, ठीक है ना। अब जब हम कोन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कोन ये कहता है कि अगर मैं इसके सेंटर को इससे मिला दूं तो यहाँ पर 3 कोन बनेंगे। एक कोन तो ये बन गया, दूसरा कोन ये बन गया और तीसरा कोन ये बन गया। बोलो बात समझ आ रही है? तो कितने कोन बनेंगे? 3 कोन बनेंगे। किससे? एक बेलन से। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका 1/3 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो बात समझ आ रही? अच्छा, अगर मैं इस कोन की बात कर रहा हूँ, समझना, अगर मैं इस कोन की बात कर रहा हूँ तो जो बेलन की हाइट होगी वही कोन की हाइट हो जाएगी और जो बेलन की रेडियस होगी वही कोन की रेडियस हो जाएगी। बोलो बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं इसके CSA की बात कर रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया, अब CSA की जगह इसमें हम LSA भी लिख देते हैं। LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और CSA का मतलब भी होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इसमें हमने LSA क्यों लिखा है? बुक में LSA लिखा होगा, CSA नहीं लिखा होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक में LSA लिखा जाता है वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसमें बोला जा रहा है लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया ये होता है कि जब आप किसी चीज को बाहर से देखते हैं तो वो जो बाहर से जो कैनवास लगा होगा उसको बनाने में, जो पर्दा लगा होगा बनाने में, वही मेन रूप से उसका क्या हो जाता है? एरिया हो जाता है। और जब हम इसके एरिया की बात करते हैं, ठीक है, जो एरिया इसका ऑक्यूपाई करेगा वो देखिए जरा, इसमें चूंकि लेटरल आ रहा है, लेटरल का मतलब होता है लेटरल हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। तो ये वाली जो साइड होती है, ये वाली साइड, ये कोन की लेटरल हाइट होती है, ये लेटरल साइड से होती है। क्लियर है बात? L बराबर हो जाएगा √h² प्लस r², पाइथागोरस से। क्लियर है बात? क्योंकि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है और राइट एंगल ट्रायंगल में होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहाँ जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पाई आर। क्या फॉर्मूला बन जाता है? पाई आर। बोलो क्लियर है बात? अब जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? CSA यानी पाई आर प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम। अब ये बताओ, एरिया ऑफ टॉप, टॉप का एरिया निकाल पाओगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो एक पॉइंट है और पॉइंट एक डायमेंशनलेस फिगर होता है जिसकी कोई भी भुजा नहीं कर सकते, तो एरिया नहीं निकलेगा, नहीं तो भुजा नहीं बता। अब नीचे वाली अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये है सर्किल, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन आ जाता है और अंदर बच जाता है L प्लस आर, और L की वैल्यू हम क्या रखेंगे? √h² प्लस r²। क्लियर है बात? ठीक, नोट करिए। ये तो बात होगी भाई क्यूब की, क्यूबॉइड की, सिलेंडर की और कोन की, ठीक है। अब अगला नंबर जो है वो नंबर है फ्रस्टम। तो हेडिंग डाल दीजिए फ्रस्टम। फ्रस्टम, फ्रस्टम जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? छिन्नर। क्लियर है बात में? अब देखो फ्रस्टम क्या होता है जरा समझना है। जैसे ये मान लो कोन है, ठीक है। अब कोन को हम क्या करते हैं? इसकी हाइट के मतलब इसके डायमीटर के पैरेलल इसको क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं किसी हाइट पर। अब किसी हाइट पर मान लो कोई यहाँ पे भी कट कर सकता है, कोई यहाँ पर भी कट कर सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ से कट कर दिया, तो जब मैं इसको कट करूंगा तो ये ऊपर वाली आकृति हट जाएगी, केवल कैसी ही बनेगी? ऐसा फिगर बनेगा। तो ये जो फिगर होता है ये किस चीज़ का फिगर होता है? फ्रस्टम का होता है, छिन्नर का, जिसे हम बाल्टीनुमा आकार कहते हैं। बाल्टीनुमा आकार। क्लियर है बात? अब बाल्टीनुमा आकार है, तब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। देखो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम होगा ये 1/3 पाई तो होगा, क्योंकि ये तो कॉमन है, क्योंकि 1/3 क्या है? कांस्टेंट, और पाई क्या है? क्योंकि सर्किल आ रहा है तो पाई आएगा ही आएगा, है ना। आयतन निकालना है तो आयतन क्या होता है? एरिया ऑफ बेस। अब बेस का अगर एरिया लेंगे तो पाई आर स्क्वायर आ गया, तो हमने वहाँ पर 1/3 पाई लिख दिया। यहाँ लिखेंगे स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू एच। अब ये स्मॉल आर कैपिटल आर क्या है? देखो इसका डायमीटर ज़्यादा लग रहा है, इसका डायमीटर कम लग रहा है,
तो इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मान ली, इसकी रेडियस क्या मान ली कैपिटल आर, और ये इसकी क्या हो गई हाइट h। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक, नोट करिए। अच्छा, अब इसके हम CSA की बात कर रहे हैं या LSA की बात कर रहे हैं। तो देखो CSA और LSA की जब हम बात करते हैं तो इसका जो CSA होता है वो होता है पाई आर। ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। बोलो बात समझ आ रही है? यहाँ पे हम इसलिए कैपिटल आर और स्मॉल आर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये रेडियस नहीं है, यहाँ पर कितनी रेडियस है? 2 रेडियस। समझ आ रही है? तो ये हो गया आपका पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। अब देखो TSA की बात जब हम करेंगे तो TSA क्या होता है? CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस बॉटम। तो ये बताओ, ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल, तो ऐसे ही रहेगा, और पाई स्मॉल आर स्क्वायर और पाई कैपिटल आर स्क्वायर और हो जाएगा। बोलो, क्योंकि एरिया ऑफ टॉप का क्षेत्रफल क्या है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और बॉटम का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई कॉमन ले लेंगे, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही? स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया जिसका फर्स्ट नंबर। देखो फॉर्मूले से वहीं से बन रहा है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है फर्स्ट नंबर में, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दो है तो आप आर की जगह सिर्फ आर और कैपिटल आर को यूज करें, ठीक है ना। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। के बाद नंबर आता है स्फीयर। स्फीयर यानी गोला, है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो स्फीयर की बात होती है, ये इस तरीके से आपने स्फीयर बना दिया, गोला बना दिया, ठीक है ना। अब देखो ये जो स्फीयर आपने बनाया है, इसकी ये हो गई, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक रेडियस स्मॉल आर। बोलो बात समझ आ रही? कैपिटल आर मान लिया, स्मॉल आर मान लिया, कोई बात नहीं। अब देखो स्फीयर और रिंग और सर्कल में डिफरेंस क्या होगा? देखो सर्कल या रिंग तो एक ही चीज होगी, ठीक है। आपने किसी रिंग को बोल दिया, वो सर्कल हो गया, जिसमें 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। अब जब आप ठोस गोले की बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसका जो आयतन होता है वो क्या होगा? ये ठोस होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। गोला आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो बात समझ आ रही? अब इसका जो CSA होगा और जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये सेम होता है हमेशा। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? हमेशा ध्यान रखना, एक सॉलिड स्फीयर का, एक ठोस गोले का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल और संपूर्ण प्रस्थीय क्षेत्रफल वैसा क्या होता है? बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए हेमीस्फीयर। अच्छा, हेमीस्फीयर क्या होता है? हेमीस्फीयर अर्धगोला होगा। तो जैसे मान लीजिए आपने गोला बनाया था और गोले को आपने क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया डायमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब जब आप इसको डायमीटर के अकॉर्डिंग 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका अर्धगोला बन जाएगा। और जैसे ही अर्धगोला बन जाएगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका आधा। तो जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये अर्धगोला है और अर्धगोले का जो कर्व सरफेस एरिया है वो टोटल वाले का क्या हो जाएगा? आधा। अब जब इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर आता है। 3 पाई स्क्वायर इसलिए आता है क्योंकि आपने जैसे ही बीच से कट किया तो टोटल सरफेस एरिया तो आधा हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो आपकी ये वाली सरफेस है, अब चूंकि ये ठोस है, अब ठोस है तो ये वाला एरिया बचेगा ना पेंट करने के लिए। अब जब आप इसमें पेंट करेंगे तो ये पूरा एक सर्कल हो गया और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलकर के क्या बन गया? 3 पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक। तो ये हो गया आपका स्फीयर और हेमीस्फीयर, ठीक है। तो ये आपके सारे फिगर हो गए। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, फ्रस्टम हो गया, स्फीयर हो गया, हेमीस्फीयर, ठीक है। फिर इसमें राउंड हो जाए, पहले इसकी क्वेश्चन करेंगे, वीडियो फिर ठीक है।
एक क्यूब जिसकी एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। एक क्यूब जिसकी एक भुजा की लंबाई, क्यूब मतलब घन है ना, एक क्यूब जिसकी एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, वो पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, वो पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो बताइए छोटे घनों की संख्या कितनी है? तो बताइए छोटे घनों की संख्या कितनी है? कर लेंगे ना? ये बताओ, अगर मैं एक बड़े घन की बात कर रहा हूँ, देखो एक बड़े घन को जब पिघलाओगे तो आयतन तो बदलेगा नहीं, आयतन तो वही रहेगा, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। लिक्विड फॉर्म से आपने क्या किया, छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं, और वो छोटे क्यूब्स जो है उनकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? तो एक छोटे क्यूब का आयतन क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 125, और बड़े घन का आयतन क्या होगा, 25 गुणे 25 गुणे 25। बोलो बात समझ आ रही है? तो बस हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे? देखो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, ठीक है, इनटू n। क्यों इनटू n इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक छोटा घन तो बनेगा नहीं, कई सारे बनेंगे, तो हमने इनटू n का मतलब है नंबर ऑफ क्यूब्स। क्लियर है बात? बराबर ये हो जाएगा आपका बिगर क्यूब का वॉल्यूम। बोलो क्लियर है बात ना? वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, ठीक है। तो जरा ये बताओ, छोटे वाले घनों का अगर हम बात करें तो एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, आयतन होता है 1 क्यूब। बोलो क्लियर है बात? तो 5 गुणे 5 गुणे 5 इनटू कितने क्यूब बने, n, और बड़े भुजा की घन है 25 गुणे 25 गुणे 25, और 5 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 बार 5 आ जाएगा, यानी 125 आ जाएगा। तो कितने छोटे घन बनेंगे, 125। क्लियर है बात? तो छोटे घनों की संख्या हो जाएगी 125। बोलो बात क्लियर होगी? आगे देखिए, लोहे के 3 क्यूब, लोहे के 3 क्यूब जिनकी भुजाएं क्रमशः, लोहे के 3 क्यूब जिनकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इन सभी को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इन सभी को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। इन सभी को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखें है ना, देखो भाई आपने क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। क्लियर है बात? अच्छा बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने क्यूब हैं, 3, जिनकी भुजाएं पता है 6, 8, 10। तो छोटे वाले घन की भुजा क्या हो जाएगी, आयतन क्या होगा, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब। तीनों छोटे घनों का आयतन बराबर बड़े वाले घन का आयतन, और बड़े वाले घन की भुजा हमने ए मानी, कैपिटल ए। तो आयतन क्या हो जाएगा, कैपिटल ए क्यूब। क्लियर है बात? अच्छा बताओ, 6 का अगर क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, 8 का क्यूब 512 आएगा, 10 का क्यूब 1000 आएगा। इनको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 728 और 1000 1728। 1728 बराबर ए क्यूब, तो ए बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728, जो कि होता है 12 का क्यूब। तो बड़े वाले घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? एक नोट कर लीजिए। तो ये 2 क्यूब के क्वेश्चन है जिनको हम मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब्स बनाते हैं उस पर। ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को जोड़कर, 8 सेंटीमीटर भुजा
भुजा वाले दो घनों को जोड़कर एक घना बनाया जाता है, एक घना बनाया जाता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी टीएस। तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, ठीक है ना। देखिए यार, बोला जा रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो छोटे छोटे घनों को जोड़ा जा रहा है। तो देखिए यार, एक मान लीजिए घन आपने ये बनाया, ठीक है ना, और इसी के साथ एक और बना दिया ऐसे, इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने ये दो घनों को जोड़ दिया आपस में, ठीक है ना। जब आप इन दोनों घनों को जोड़ देंगे तो इसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी भुजा भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, इसकी ये भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी ये भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। देखो लंबाई भी 8, चौड़ाई भी 8 और ऊंचाई भी 8, क्योंकि एक घन है, एक घन और जोड़ दिया। तो लंबाई की जब हम बात करेंगे तो 8 और 8 कितनी होगी 16, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी, चौड़ाई ऊंचाई में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है बात। अब आपको पता है टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस LH होता है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी, L हो गया 16, B हो गया 8। अब देखो B इंटू H 8 गुणे 8, L इंटू H 12 गुणे 8, सॉरी 16 गुणे 8। बोलो बात समझ आ रही है। 16 × 128, 128 और 128 256, ये हो गया 256 प्लस 64 इंटू 2। क्लियर है बात। 6 4 10, ये हो गया 320 गुणे 2 यानी 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है और क्षेत्रफल की जो विमा होगी वो स्क्वायर में होगी, आपको पता है, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आयताकार तालाब में 42,000 लीटर पानी है। एक आयताकार तालाब में 42,000 लीटर पानी है, ठीक है। आगे देखिए, यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर, यदि जलाशय की लंबाई या तालाब की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर, 3.5 मीटर है तो जलाशय की गहराई ज्ञात कीजिए। तो जलाशय की गहराई ज्ञात कीजिए। गहराई का मतलब है ऊंचाई है ना। देखो भाई, क्या बोला जा रहा है कि एक आयताकार क्या है जलाशय है ना, और आयताकार जलाशय में कितने लीटर पानी है बताओ 42,000 लीटर है ना। तो ये बताओ अगर 42,000 लीटर पानी है, 42,000 लीटर पानी है और बोला ये जा रहा है कि इस जलाशय की जो लंबाई है वो 6 मीटर है, लंबाई 6 मीटर हो गई, चौड़ाई 3.5 मीटर हो गई और गहराई निकालनी है आपको h।
क्लियर है ना बात? अब एक बात बताओ, 20,000। देखिए जब हम बात करते हैं लीटर की, अब देखो कैपेसिटी यहाँ लीटर में, लेकिन आप आयतन निकाल रहे हैं और वहां पे आपकी जो विवाहें हैं वो मीटर में है, मीटर में। तो आपको पता है कि ये 42,000 लीटर है, तो आप उसको 42 गुणे 1,000 लिख सकते हैं ना। इसको 6 गुणे 3.5 गुणे h लिख दो, ठीक। अब देखो आपको पता है कि 1,000 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 1,000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर। 1,000 लीटर बराबर क्या होता है? 1 घन मीटर। तो ये आपका बन गया 42 मीटर क्यूब, यानी 42 घन मीटर। बोलो बात समझ आ रही है? इक्वल्स टू ये हो गया 6 गुणे 3.5 मीटर स्क्वायर इंटू एच। मीटर स्क्वायर इसलिए दिया क्योंकि मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा और h की वैल्यू आ जाएगी 42 बटे 6 गुणे 3.5, 7 छंग 42, 3.5 से 7 को काट देंगे 2 मीटर आ जाएगा। जिसकी जो गहराई होगी वो कितनी हो जाएगी जलाशय की? 2 मीटर। क्लियर है बात? ठीक। एक तालाब जिसकी लंबाई 24 मीटर है, एक तालाब जिसकी लंबाई 24 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ठीक है। कुछ व्यक्ति इस तालाब में डुबकी लगाते हैं, कुछ व्यक्ति इस तालाब में डुबकी लगाते हैं जिससे पानी के स्तर में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। जिससे पानी के स्तर में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। जिससे पानी के स्तर में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 1 घन मीटर पानी, यदि प्रत्येक व्यक्ति 1 घन मीटर पानी रिप्लेस करता है, यदि एक व्यक्ति 1 घन मीटर पानी रिप्लेस करता है, ठीक है, 1 घन मीटर पानी रिप्लेस करता है, तो कितने व्यक्ति तालाब में डुबकी लगाते हैं? तो कितने व्यक्ति तालाब में डुबकी लगाते हैं?
आदमी जो है वो कितने घन मीटर पानी प्रतिस्थापित कर रहा है? 1 घन मीटर। ठीक है, तो 1 घन मीटर पानी जो प्रतिस्थापित कर रहा है वो एक आदमी कर रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें पता नहीं कितने व्यक्तियों ने डुबकी लगाई, तो हमें ये पता चल रहा है कि 1 घन मीटर जो है एक आदमी ने प्रतिस्थापित किया है पानी, तो टोटल n लोगों ने डुबकी लगाई होगी। तो n लोगों ने जब डुबकी लगाई होगी तो टोटल जितना पानी प्रतिस्थापित हुआ उसका आयतन बराबर हो जाएगा किसका? बराबर हो जाएगा वो जो तालाब है, तालाब में जब आप व्यक्तियों ने डुबकी लगाई होगी तो पानी का क्या स्तर ऊंचा उठा होगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो तालाब की लंबाई कितनी दी गई है? 24 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, और बोला जा रहा है कि पानी के स्तर में कितनी वृद्धि हो गई? 1 सेंटीमीटर। तो पानी के स्तर में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। बोलो ये बताओ, जैसे ये तालाब है, मान लो ये तालाब था, मान लो ये गहराई हो गई, इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसमें डुबकी लगाई होगी तो मान लो यहाँ पर पानी है, तो पानी का उपज स्तर क्या होगा? ऊपर उठेगा। तो पानी की लंबाई चौड़ाई तो वही रहेगी क्योंकि वो रेक्टेंगुलर पॉन्ड के अंदर है पानी, तो लंबाई चौड़ाई तो सेम हो गई, और ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी? जो पानी ऊपर आ गया। और बात समझ आ रही? आपने पढ़ा होगा ना आर्किमिडीज का सिद्धांत फिजिक्स में। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि पानी से भरे किसी बर्तन में आप कोई ठोस वस्तु डालते हैं तो अपने भार या अपने घनत्व के बराबर पानी को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो जो पानी बाहर आया उसका आयतन और जो डाली गई वस्तु है उसका आयतन सदैव क्या होता है? बराबर। तो इन सभी व्यक्तियों का जो आयतन है वो आयतन बराबर होगा। इस पॉन्ड में जो हाइट आ गई है उसकी वजह से जो पानी का आयतन बढ़ा है, तो ये पानी का आयतन बढ़ा है। दोनों बात समझ आ रही है? आपको कैलकुलेट क्या करना है? एन की कैलकुलेट कर लीजिए तो आंसर है। सेंटीमीटर में बदल दो या मीटर में बदल दो। देखिए, अगर आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे ना, और जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। अब मीटर क्यूब और मीटर क्यूब और मीटर क्यूब क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? n बराबर बन गया 24 गुणे 15/100। दोनों बात समझ आ रही है? अब देखो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 2 है ना 0, तो 2 0 हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना 24 गुणे 15। दोनों बात समझ आ रही है? तो बस आगे इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप 24 गुणे 10 कितना हो गया? 240, और 24 पंचे 120, 360। दोनों बात समझ आ रही है? 360 हो गया, और 2 अंक के आगे दशमलव है ना। क्या n की वैल्यू खुशी डाली ना, कितने लोगों ने डुबकी लगाई है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 3.6 है ना। कैलकुलेशन देखो कहीं गलत तो नहीं है, कैलकुलेशन सही है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.6। 3.6 का मतलब है, अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर कहीं लिखा है 4 लोगों ने डुबकी लगाई है, 5 लोगों ने लगाई है, 6 लोगों ने, 7 ने, तो या फिर अगर 4 नहीं दिया होगा तो 3 दिया होगा। समझ आ रही है बात? तो आपका जो आंसर होगा, अब चूंकि लोग कभी पॉइंट में तो होंगे नहीं, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर सही हो जाएगा। 3 है और 4 है। अगर मान लो 3 और 4 दोनों दिया होता क्या होगा? 4 क्या करेंगे? 4। ठीक है, 5 क्यों लगाएंगे भाई? 3.6 आ रहा है। ऑप्शन पहली चीज तो या तो 3 4 दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो 4 होगा या 3 होगा। लेकिन अगर 3 और 4 दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, लगभग मान। और लगभग मान 3.6 जो मान है वो 3 के ज्यादा नजदीक है कि 4 के? 4 की, क्योंकि यहाँ पे 0.4 जोड़ना पड़ेगा और 3 में आपको 0.6 जोड़ना पड़ेगा। तो जो कम जोड़ना पड़ेगा उसी के साथ आप जाएंगे, तो आंसर क्या सही हो जाएगा? बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, और अगर पॉइंट में दिया है पॉइंट में टिक कर देना 3.6, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पर कोई वैल्यू मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देगा तो पॉइंट वाला काम खत्म हो जाएगा।
सर्फेस आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो बात वही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कैलकुलेशन आपको आगे लिखिए। देखिए किसी 40 सेंटीमीटर लंबी, किसी 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी, किसी 40 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर को उसके कोनों से, आयताकार चादर को उसके कोनों से 4 सेंटीमीटर वर्गाकार शीट काटनी जाती है। 4 सेंटीमीटर वर्गाकार शीट काटनी जाती है और बचे हुए भाग को मोड़कर एक खुला हुआ बॉक्स बनाया जाता है। तो आयताकार बॉक्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयताकार बॉक्स का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक आयताकार शीट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी गई है। समझना पड़ेगा, एक ही आयताकार शीट हो गई। बोला ये जा रहा है कि इस आयताकार शीट की लंबाई कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला जा रहा है इसके कोनों से 4 सेंटीमीटर की वर्गाकार शीट काटी गई है। 4 सेंटीमीटर की है ना, ये 4 सेंटीमीटर की आपने वर्गाकार शीट काट ली। अब एक बात बताओ, अगर 4 सेंटीमीटर वर्गाकार आप शीट काट लेंगे तो ये वाला एरिया आपका हट जाएगा। ये एरिया हट गया है ना, ये हट गया और ये हट गया, ये एरिया हट जाएगा। इस तरीके का कुछ एरिया बचेगा है ना। और जब आप इसको मोड़ेंगे तो ये वाली साइड ऊपर रहेगी और ये वाली साइड ऐसे मोड़ेगी। मिठाई के डिब्बे देखे होंगे आप, तो ये ऐसे मुड़ेगा और ये ऐसे मुड़ेगा। तो जब हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन तो L इंटू बी इंटू एच ही हो जाएगा। L इंटू बी इंटू एच आयतन, क्लियर है बात। तो आयतन में जब लंबाई की बात करेंगे तो 40 की जगह लंबाई कितनी हो जाएगी? 32। क्यों? क्योंकि 4 इधर कट गई, 4 इधर कट गई, 8 कट गई, 40 में बची कितनी? 32। अब देखो चौड़ाई थी पूरी 15 में 8 निकल गई, 4 इधर से 4 इधर से, तो बची कितनी? 7 हो गई। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 4 हो गई। क्यों? क्योंकि ये वाले जो पार्ट जब मुड़ेंगे तो ये इसकी हाइट बन जाएगी बॉक्स। समझ आ रही है? तो ये जो वर्गाकार शीट काटी है, इस शीट की जो भुजा की लंबाई है वही हाइट होती है बॉक्स। ठीक, तो अब आप आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 32 × 28, ठीक है। 8 दूनी 16 की 1, 8 या 24 से 25, 256 और 32 दूनी 64, 6 5 4 9 896 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया? आयतन। बोलो, बात समझ आ गई? ये आयतन हो गया। और क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। अब क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए आप पहले टीएसए निकालो। टीएसए माइनस, आपको क्या करना है? एक सरफेस का एरिया माइनस कर देंगे। एक सरफेस का एरिया क्या कर रहे हैं? माइनस, है ना। माइनस एरिया ऑफ वन सरफेस, एरिया ऑफ वन सरफेस। क्यों? टोटल सरफेस एरिया तो पूरे का निकल रहा है। समझ आ रही है बात?
और टोटल सरफेस एरिया आपने क्या पढ़ा है 2LB + BH + LH, यही पढ़ा है ना। तो निकाल लो 2 टाइम्स ऑफ L। लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी बची है इसकी, बोलो पूरी रो पूरी 32 सॉरी 40। बी कितनी हो गई चौड़ाई 15 गुणे ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सॉरी ये 40 नहीं, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी ऊंचाई 4, लंबाई फिर कितनी हो गई 32, ऊंचाई कितनी होगी 4। दोनों बात समझ आ रही है। L × B × H, ठीक है। सॉरी 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + LH से आपने क्या निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया। बी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, एक सरफेस का एरिया माइनस करना है, और वो सरफेस कौन सा होगा, ऊपर वाला। कहीं ऊपर वाले को नीचे बताओ, नीचे वाले को ऊपर बताओ, क्या होगा एरिया माइनस, बताओ क्या होगा एरिया क्या बना होगी, तो देखिए एक शीट का एरिया माइनस कर दीजिए, एक शीट का ऊपर वाला क्या एरिया होगा, ठीक है। L + B × H नहीं, L × B, ठीक है। ये आयताकार शीट भी तो बनेगी ऊपर, बस उसका एरिया माइनस कर तो 32 गुणे 7 है ना। जब आप उसको मोड़ेंगे 32 गुणे 7, इसको आपने मोड़ा, एरिया ये वाले तो माइनस हो चुके हैं, ये कितना बचा 32, और हाइट इसकी जो चौड़ाई है वो तो 4 बाहर निकल चुकी, तो 7 क्या हो जाएगा -32 गुणे 7 दूनी 14 की 1, 7 × 21 तो 22, बस इतना माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ये क्या होगा इस बॉक्स का क्षेत्रफल, आयतन L × B × H, ठीक है। क्योंकि आयतन के ऊपर वाला एरिया से कोई मतलब सरफेस जो होती है बॉटम और टॉप वाली सरफेस से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। उसमें L × B × H आगे समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स का पहले वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के बाद पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल करके एक सरफेस का टॉप वाले एरिया क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि वाला टॉप नहीं था बॉक्स में, नहीं ठीक, पूरा वो बॉक्स है, क्वेश्चन में पूरा जाएगा। आगे लिखिए, देखिए लकड़ी के डिब्बे की माप, लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 सेंटीमीटर, लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर है। लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 गुणे 10 गुणे 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बक्से के बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन, इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन, इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, यदि लकड़ी की मोटाई थिकनेस ऑफ द वुड, ठीक है, या प्लाईवुड उसकी थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर है करीब। लकड़ी का एक बॉक्स है जिसकी माप आपको दी गई है, आपसे बोला जा रहा है कि लकड़ी का आयतन आपको बताना है
और लकड़ी की जो थिकनेस है, मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये अच्छा देखो जरा, जब हम बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स किस आकार का होगा? क्यूबॉइड, ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग दी गई है। तो L इंटू डी इंटू एच अगर डिफरेंट होगा तो इसका मतलब है वो क्या होगा? घनाभ होगा, क्यूबॉइड होगा। तो इस तरीके से आपने क्यूबॉइड बना दिया, मान लीजिए। फिगर समझो पहले ध्यान से, ये आपने क्यूबॉइड बनाया, ठीक है। अब जरा देखो, जब हम थिकनेस की बात कर रहे हैं तो थिकनेस को जिस तरीके से अपन मान लेते हैं, ऐसे कोई फिगर बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। कहने का मतलब है कि ये जो आपको दिख रही है ये थिकनेस है इसकी लकड़ी की, और इसकी थिकनेस कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर। अच्छा, बीमारी कितनी दी गई? 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12, सॉरी ये 10 सेंटीमीटर और ये 12। क्लियर है बात? 20 लंबाई, 10 चौड़ाई और 12 ऊंचाई या गहराई, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आउटर रीजन का वॉल्यूम निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ आउटर रीजन, पूरा बात समझ आ रही है? लकड़ी का क्या पूछा गया है आपको? आयतन। तो आउटर रीजन का अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूँ तो आउटर रीजन का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होगा। आउटर रीजन 20 गुणे 12 गुणे 10, 20 गुणे 12 गुणे 10, बोलो समझ आ रही है? ये कितना हो गया? 2400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया लकड़ी के आउटर रीजन का वॉल्यूम। और जब आप लकड़ी के इनर रीजन का वॉल्यूम निकालेंगे तो L इंटू बी इंटू एच से लंबाई देखो, एक एक दोनों तरफ माइनस हो जाएगी, तो लंबाई बचेगी 18, चौड़ाई भी 2 कम हो जाएगी 8, और ऊंचाई भी 2 कम हो जाएगी 10। पूरा बात समझ आ रही है? तो ये अगर हम टोटल बात करते हैं तो ये हो गया 144 गुणे 10, 1440 घन सेंटीमीटर। बोलो बात समझ आ रही है? तो वॉल्यूम ऑफ आउटर रीजन और वॉल्यूम ऑफ इनर रीजन निकाल लिया, और वॉल्यूम ऑफ आउटर रीजन से वॉल्यूम ऑफ इनर रीजन अगर हम माइनस कर देंगे तो बाहर वाले आयतन से अंदर वाला आयतन माइनस हो जाएगा, तो केवल किसका आयतन बचेगा? ये जो लकड़ी की बात करी गई है इसमें, इसी का तो आयतन बचेगा इसका। तो बस घटा दो, 2400 में से कितना घटाना है? 1440, 60, 15 और 9 यानी 960 घन सेंटीमीटर। बोलो बात समझ आ रही? तो लकड़ी का आयतन आपसे पूछा गया है, लकड़ी का आयतन हो जाएगा 960 घन सेंटीमीटर। क्लियर है बात? 960 घन सेंटीमीटर। नोट करिए। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर रीजन माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर रीजन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वुड। क्लियर है बात? तो लकड़ी का आयतन आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, 660 वर्ग मीटर स्क्वायर। किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, 660 मीटर स्क्वायर है, तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी, तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, if the height of the room is 11 मीटर, then find the area of base। तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोला ये जा रहा है, if the area of 4 walls in any room is 660 meter square, if the length is 2 times of its breadth, then find the area of base। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ,
किसी कमरे की बात कर रहे हैं और कमरा किस प्रकार का है, घनाभाकार है, और घनाभाकार कमरे की जो हम बात कर रहे हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 टाइम्स ऑफ L + B × H। अभी फॉर्मूला लिखा दिया, तो ये बताओ 2 टाइम्स ऑफ L + B × H = 660 मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। बोला जा रहा है इफ द लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ, यदि इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की क्या है, 2 गुनी। तो अगर चौड़ाई हम x मान लेंगे तो लंबाई 2x हो जाएगी। ये हो गया 2 टाइम्स बाहर इनटू h, h दिया गया 11 मीटर इक्वल्स टू 660 मीटर स्क्वायर। 11 से काट देंगे, 11 × 6 = 66, ये हो गया 60। क्लियर है बात, वो भी मीटर में, क्योंकि मीटर यहाँ पे मीटर स्क्वायर है या मीटर है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया 60 मीटर। अब ये बताओ ये हो जाएगा 3x × 2 कितना हो गया, 6x, तो x बराबर क्या हो गया, 10 मीटर। अच्छा बताओ अगर x की वैल्यू 10 मीटर आ गई तो 2x 20 हो जाएगा, तो 2x = हो जाएगा 20 मीटर। क्या आपको लंबाई और चौड़ाई पता चल गई? अब बोला जा रहा है कि कमरे के आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी फर्श, और फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 × 10 200 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, मीटर में चल रहा है ना सर, ठीक। तो 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। एरिया ऑफ बेस नोट करिए। तो अभी डायगोनल वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, उसमें आपको LBH की वैल्यू पता होगी, √L² + B² + H² लगा देंगे, सॉल्व, ठीक है। देखिए किसी घनाकार कमरे, क्यूबिकल रूम, किसी घनाकार कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, किसी घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, लेंथ ऑफ मैक्सिमम रॉड, ठीक है। सबसे लंबी छड़ की लंबाई 35√3 सेंटीमीटर है, 35√3, ठीक, 35√3 सेंटीमीटर है। तो उस कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी गेंद, का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उस कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी गेंद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखो बड़ी से बड़ी गेंद का क्षेत्रफल की बात करी जा रही है, टोटल सरफेस एरिया ही निकालना, ठीक। अब टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं इसमें गेंद में, क्योंकि गेंद दो गेंद की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोनों 4πr² ही होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब जरा देखिए, बोला जा रहा है कि एक क्यूबिकल रूम है और इस क्यूबिकल रूम में जो सबसे मैक्सिमम लेंथ की जो रॉड है उसकी लंबाई जो है वो 35√3 है। अब आपको पता है कि किसी भी क्यूब के अंदर जो मैक्सिमम रॉड रखी जाती है उसकी लंबाई a√3 होती है, मुझे अपने √3 है ना, a√3 बराबर दिया गया 35√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 35 सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर। a की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर। a क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। जिस स्क्वायर या क्यूबिकल रूम के अंदर गेंद रखी गई है तो उस क्यूबिकल रूम की एक भुजा है, ठीक है, साइड है a की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो ये क्यूबिकल रूम था, ऐसे ही है ना, क्यूबिकल रूम मतलब स्क्वायर। तो इस क्यूबिकल रूम के अंदर एक मैक्सिमम बड़ी से बड़ी गेंद रखी जा सकती है, और बड़ी से बड़ी जब आप गेंद रखेंगे तो उसका जो सरकमफरेंस है, उसकी जो परिधि है, वो उस क्यूबिकल रूम की ऑल साइड्स को क्या करेगी, टच करेगी, बड़ी से बड़ी, और छोटी से छोटी का कोई अनुमान नहीं होगा, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी केस में ये हो गया। अब जरा ये बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं कि a की वैल्यू 35 है, अगर a 35 है तो क्या इस बॉल का जो डायमीटर होगा ये भी 35 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू इसकी किसके साइड के बराबर है, क्योंकि ये आपस में सभी पैरेलल है, और पैरेलल के साथ साथ बराबर भी होती है स्क्वायर में।
तो इसका डायमीटर हो गया 35, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 35/2। बोलो बात समझ आ रही है? इसकी रेडियस हो गई 35/2। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो बॉल रखी गई है, इस बॉल का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और चूंकि ये बॉल है, बॉल हमेशा आप ठोस मानेंगे, और जब ये ठोस मानेंगे आप, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 4πr²। 3 हो गया 4, पाई का मान हो गया 22/7, r² 35/2 पूरे 35/2। बोलो अब आप सॉल्व कर लो। 7 × 35, 2 से काट देंगे 11, और फिर इससे काट देंगे 2 से 2.5। अच्छा, पाई r² है ना, 4πr, ये 4 है, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट होगा ना, 4, ठीक है। 7 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 7 × 35, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका 22 × 5 × 35। बोलो बात समझ आ रही है? ये हो गया पाई का मान 22/7 बन दिया, और 4 इससे नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो गए। 7 × 35, 22 × 5 कितना हो गया? 110, 110 × 35 ये हो गया 385, और एक 0, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया। क्लियर है? ये 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उधर 6 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर धातु बनाई जाती है। 3 घनों को पिघलाकर धातु बनाई जाती है, जिसमें से 62 घन सेंटीमीटर धातु खराब हो जाती है। 62 घन सेंटीमीटर धातु खराब हो जाती है, तो बने नए घन का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए, TSA। तो बने नए घर का TSA ज्ञात कीजिए, टोटल सरफेस एरिया। करिए। देखिए बोला जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इनको पिघला करके एक नया घन बनाया जा रहा है। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, यही हो जाएगा। जोड़ने पर कितना आ रहा है? 405 है, 405 घन सेंटीमीटर, सही है। ठीक, अब बोला जा रहा है कितनी खराब हो गई है? 62 खराब हो जाएगी, तो 343 बचेगी। 343 घन सेंटीमीटर आ गया। अब ये बड़े वाले घन का आयतन है, तो कैपिटल A क्यूब बराबर 343, तो A बराबर 7 आ गया ना। यानी ये बड़े वाले घन की क्या होगी? भुजा। और बड़े वाले घन की एक भुजा अगर 7 है, तो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। तो घन का एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया 6a²। A का मतलब है भुजा, तो 6 × A का मान आ गया 7, 7 का स्क्वायर 49, 9 चौके 54, 6 चौके 24, 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो 294 वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया क्यूब। ठीक है,
48 मीटर लंबी एक 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी, एक 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी भूमि के निचले स्तर को 6.5 भूमि के निचले स्तर को 6.5 डेसीमीटर 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया जाता है। 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया जाता है। ठीक है, इसके लिए मिट्टी को भूमि के पार्श्व में खोदे गए, पार्श्व में निचले हिस्से में, इसके लिए भूमि को पार्श्व में खोदे गए 27 मीटर लंबे, इनको पार्श्व में खोदे गए 27 मीटर लंबे और 18.2 मीटर चौड़े, 28 मीटर लंबे और 18.2 मीटर चौड़े ठीक है, घनाभाकार गड्ढे से निकाला जाता है। घनाभाकार गड्ढे से निकाला जाता है। तो गड्ढे की गहराई याद कीजिए, और देखिए एक क्वेश्चन और इसी के पीछे देखिए, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 28 मीटर है। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 28 मीटर है। ठीक, इसके कोने पर 12 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा, इसके एक कोने पर 12 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर गहरा, एक गड्ढा खोदा गया है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक रेक्टेंगुलर खेत जिसकी लंबाई 40 मीटर चौड़ाई 28 मीटर है, इसके कोने पर 12 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है और इससे निकाली गई मिट्टी को मैदान के शेष भाग में समान रूप से फैला दिया गया है। मिट्टी को मैदान के शेष भाग में समान रूप से फैला दिया गया है। तो मैदान का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा? मैदान का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा? क्लियर? देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पढ़ो। देखिए 41 मीटर 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी भूमि के निचले स्तर यानी ये पार्श्व भाग नीचे वाला है 6.5 डेसीमीटर ऊंचा उठाया जाता है। 6.5 डेसीमीटर ऊंचा ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जमीन का निचला स्तर ही है भाई, जमीन क्या होगी, एक आयताकार है तो ये लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। अब इसका ये जो निचला स्तर है यानी कि ये पूरा भाग है ना, इसको क्या किया जा रहा है, कुछ ऊपर उठाया जा रहा है। कितना? 6.5 डेसीमीटर। ठीक है ना। ठीक, आगे
इसके लिए मिट्टी को भूमि के पार्श्व में खोदेगा 27 मीटर। देखिए भूमि का पार्श्व यानी कि भूमि का निचला हिस्सा है, इसमें खोदे गए गड्ढे। तो देखो इससे जब गड्ढा खोदा जाएगा तो इसी के गड्ढे की जो मिट्टी निकाली गई है वो किसमें बिछा दी जाएगी? ऊपर। समझ आ रही है बस? आगे क्या बोला जा रहा है? 27 मीटर मतलब भूमि के पास में खोदे गए 27 मीटर लंबे हाँ। तथा 18.2 मीटर चौड़े घनाभाकार गड्ढे से निकाला जाता है। ठीक है। तो गड्ढे की गहराई जाती है। तो गड्ढे की गहराई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अब देखो जरा करना क्या है। करना ये है कि ये जो मैदान है, मैदान का जो क्या होगा आयतन, मैदान का आयतन कैसे निकलेगा? लंबाई चौड़ाई पता है आपने, ऊंचाई इसकी बना दी 6.5 डेसीमीटर। जी। क्योंकि जब आप पार्श्व भाग में मिट्टी बिछाएंगे तो स्तर ऊपर उठेगा और जो स्तर ऊपर उठा है वही खाली होगा। तो ये हो गई मैदान का आयतन बराबर गड्ढे का आयतन। गड्ढे का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई इसकी गहराई h पॉइंट करना है, लंबाई चौड़ाई हुई है, h की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा मैदान का आयतन बटे खोदी गई मिट्टी का आयतन। समझ आ रही है बात? h की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। समझ आ रही है बात? ठीक, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो क्या है, बोला जा रहा है कि एक आयताकार मैदान है जिसके एक कोने में गड्ढा किया गया है। अब इस गड्ढे को आपने क्या किया है, इसमें समान रूप से क्या कर दिया है? फैला दिया है। तो गड्ढे से जो निकाली गई मिट्टी है तो गड्ढे का आयतन और निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा क्योंकि मिट्टी गड्ढे से निकाली गई। तो मिट्टी का आयतन अपन को पता चल जाएगा और जिस भूमि पर आपको फैलाना है उसका भी आपको आयतन पता चल जाएगा क्योंकि उसमें जैसे ही फैलाओगे उसमें क्या मिल जाएगा? हाइट। और इसकी जो हाइट बनेगी वही आपको निकालना है और समान रूप से फैलाएंगे तो आपको किस एरिया में फैलाना है? आपको इस वाले पूरे एरिया में नहीं फैलाना है। आपको ये वाला एरिया कहाँ फैला पाओगे? इसमें तो गड्ढा कर दिया। तो पहले आपने क्या किया? पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकाला, उससे इस गड्ढे का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, जो क्षेत्रफल बचा, ठीक है, वो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई जो इसमें आ गई होगी नहीं मिट्टी फैलाने के बाद, तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही तो आयतन पढ़ा है आपने, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बोलो, तो एरिया ऑफ बेस निकाल लिया गड्ढे को माइनस करने के बाद, तो एरिया ऑफ बेस पता चल गया, इनटू हाइट पता चल गई, बराबर मिट्टी का आयतन। और मिट्टी का आयतन आप निकाल लोगे क्योंकि मिट्टी का आयतन क्या है? गड्ढे का आयतन। और गड्ढे का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लगा देंगे और वहां से हम क्या निकाल लेंगे? इसमें जो इसका आया होगा h, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर h बराबर हो जाएगा मिट्टी का आयतन या गड्ढे का आयतन। गड्ढे का आयतन बटे नीचे जिस भाग पर मिट्टी बिछानी है उसका आयतन। आयतन या क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि आयतन से h तो अलग हो गया, h तो निकालना है। कैसे? देखो, इस गड्ढे की जब आप बात करेंगे, इससे मिट्टी होती है, इसमें फैलाई, तो इसकी लंबाई जो दी गई होगी, इसकी चौड़ाई जो दी गई होगी, गुणे ऊंचाई यही होता है, बराबर इस गड्ढे का आयतन होगा ना, गड्ढे का आयतन। अब आपको चूंकि इसकी जो भाग में मिट्टी बिछाई गई है उसकी ऊंचाई निकालनी है, तो h बराबर हो जाएगा गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन बराबर जिस क्षेत्रफल में आपको मिट्टी क्या करनी है? बिछानी है, वो नीचे। बोलो, बात समझ आ रही है? कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होगा, क्योंकि डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6.5 डेसीमीटर, ठीक है ना? तो 65 मीटर बन जाएगा। क्लियर है बात? नोट कर लीजिएगा, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। बाकी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक, केवल कैलकुलेशन करना है, बाकी मैंने आपको बता दिया।